सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य यानी कि लुसेंट का पेज नंबर 2 का टॉपिक है ये मैं बता दूं कि ये जो मेरा बुक है लुसेंट का 2023 का है, 16वां संस्करण है। तो वो चाहे 17वां संस्करण हो, 24 का हो, 25 का हो, तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। तो ये मैंने 2023 में लिया था, 16वां संस्करण का बुक है। तो इसमें इस हिसाब से दिया है कि ये जो बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य है, ये पेज नंबर 2 में दिया है। अब जो आया होगा नया बुक, उसमें पेज नंबर 3 में भी दे सकता है, हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक और भी ऐड किया हो, तो ये हो सकता है। तो ये मेरा 16वां संस्करण का बुक है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक है, पहले बुक का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपने तरीके से समझाएंगे। देखिए क्या है कि जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। देखिए क्या है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। देखिए इस लाइन को हम अच्छे से समझते हैं। कैसे है कि इस लाइन में क्या है कि बौद्ध साहित्य यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी यानी कि बुद्ध के जन्म के पहले की कहानियाँ किसमें वर्णित है? जातक कथा में वर्णित है। किसमें वर्णित है? जातक कथा में। तो देखिए अगर आप लुसेंट का बुक लिए रहेंगे ना, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लुसेंट का बुक लिए रहिए और प्लस मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। देखिए बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें वर्णित है? जातक कथा में। किसमें वर्णित है? जातक कथा में। जातक कथा में। तो यहाँ पे लिखा है ना, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो देखिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। क्या है? कथा वस्तु। तो देखिए हीनयान किस धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो देखिए आप इसको अच्छे से समझिए, और मैं लुसेंट के पेज का हर एक लाइन पढ़ रही हूँ। अगर आप लुसेंट का बुक लिए रहेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं लुसेंट का बुक का लाइन पढ़ रही हूँ और फिर मैं उसको अपने से समझा रही हूँ। देखिए यानी कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु, जिसमें बुद्ध के जीवन चरित का वर्णन किया गया है। बुद्ध का जीवन चरित का विवरण मिलता है किसमें? कथा वस्तु में। कथा वस्तु में। तो ये था बौद्ध साहित्य। अब आते हैं जैन साहित्य में। जैन में क्या है? देखिए ठीक उसके एरो मार के दिया है एक लाइन। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो देखिए जैन धर्म को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म को क्या कहा जाता है? आगम। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है। कहाँ से? कल्पसूत्र से मिलता है। तो ये था। अब जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महावीर का जीवन कार्य समकालीन से संबंध का विवरण मिलता है। देखिए ये लुसेंट के बुक में कैसे लिखा है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कि महावीर के जीवन कार्य और समकालीन से संबंध का विवरण किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में। और ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए ये था जैन साहित्य। अब ठीक उसके नीचे देखेंगे, ठीक उसके नीचे यहाँ पे लाइन है, ऐसे लुसेंट में एक एरो मार के ऐसे ना हर लाइन में दिया है। तो अब उसके नीचे देखेंगे अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी होती है। अनुवादक साम शास्त्री। इस लाइन को हम देखिए कैसे समझाते हैं अपने तरीके से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है?
चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सब एक ही हैं। यानी कि चाणक्य क्या नाम, कौटिल्य भी कहा जाता है उनको और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अब ये जो अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में बटा हुआ है। ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र यानी कि इसमें लिखा है ना कि यह 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। क्या विभाजित है? अर्थशास्त्र यानी कि 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है ये अर्थशास्त्र। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? यहाँ पे लिखा है ना कि इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी होती है। तो इसमें किसकी जानकारी होती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी होती है। इसके अनुवादक कौन है? साम शास्त्री। इसके अनुवादक कौन है? साम शास्त्री, साम शास्त्री इसके अनुवादक है साम शास्त्री। तो आप देखिए लुसेंट का हर एक लाइन जो यहाँ पे लुसेंट में एरो मार मार के दिया है, तो हम उसको अपने से माइंड मैप बनाकर कैसे समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। तो देखिए अब आगे क्या है, ऐतिहासिक लेखन संस्कृत। देखिए ठीक उसके नीचे लाइन में लिखा है, यानी कि अर्थशास्त्र के नीचे ही एरो मार के दिया ना, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। देखिए यानी कि जो संस्कृत लेखन लिखने का कार्य था वो सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? कल्हड़ ने यहाँ पे लिखा है ना कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ ने किया था। तो ये लुसेंट का बुक में है। तो इसमें यानी कि संस्कृत को ऐतिहासिक लेखन में लिखने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? कल्हड़ ने किया था, कल्हड़ ने। तो कल्हड़ की ग्रंथ जो है, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी, राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? कल्हड़ है, कल्हड़। राजतरंगिणी की जो राजतरंगिणी है इसके लेखक कौन है? कल्हड़। और राजतरंगिणी में कुल कितने सर्ग हैं? कुल 8 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? कुल 8 सर्ग हैं। और इस राजतरंगिणी में क्या क्या दिया है? तो देखिए बुक में क्या लिखा है कि इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इससे प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो यानी कि ऐतिहासिक लेखन में यानी कि जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़, और राजतरंगिणी में कुल 8 सर्ग हैं जिन्हें राजाओं की नदी बोला जाता है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो प्रारंभ से 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का, यानी कि प्रारंभ से 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। तो ध्यान से देखिए, आपको हर एक लाइन समझ में आ रहा है ना? हम लुसेंट का हर एक लाइन पढ़ा रहे हैं और कहीं से भी कुछ ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट का ही है, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट का पढ़ा रहे हैं, ताकि ना लोगों को ज़्यादा क्लियर हो पाए। अगर हम कहीं और से भी ले लेते ना तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसे मतलब पहले एक चीज़ को कंप्लीट करें फिर दूसरा बुक। तो पहले लुसेंट को कंप्लीट करिए, जिससे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लुसेंट पढ़ना। अब देखते हैं, ठीक उसके नीचे एक लाइन है फिर, यानी कि उसके नीचे एक लाइन है एरो मार के, इसमें लिखा है कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। देखिए अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो लुसेंट में जैसे लाइन बाई लाइन दिया तो हम एक बार में पढ़ते हमको समझ में नहीं आता है लुसेंट, तो उस वैसे हम उसको अगर अलग तरीके से पढ़े, थोड़ा सा उसको मतलब याद करके, उसका नोट्स बना करके अपने थोड़ा सा अलग तरीके से, तो मुझे याद हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब होता है कि अगर उसको शॉर्ट में समझते हैं तो याद हो जाता है जल्दी। तो जो अरब है मतलब कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत, अरबों की सिंध विजय वृतांत किस में वर्णित है? चचनामा में वर्णित। यहाँ पे लिखा है ना बुक में कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस में वर्णित है? चचनामा में। अरबों की सिंध विजय वृतांत किस में उल्लिखित है? चचनामा में उल्लिखित है, चचनामा में। और चचनामा के लेखक है अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है।
तो ये मतलब ये लाइन क्लियर हो गया आपको। तो लूसेंट का हर एक लाइन और हम उसको अपने तरीके से कैसे समझा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। अब अगली लाइन है, देखिए उसके नीचे ठीक लूसेंट के एक नीचे फिर लाइन लिखा है कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये था लूसेंट का लाइन। अब देखिए कैसे हम समझाते हैं कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सा, प्रथम पुस्तक क्या है, प्रथम पुस्तक क्या है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी है। कौन सी है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। और इसमें अष्टाध्यायी में क्या मतलब इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, मौर्य के पूर्व का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इसमें लिखा है ना किसी मौर्य के पहले का इतिहास, यानी कि मौर्य के पहले का इतिहास का जानकारी होता है, और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है हमें। तो ये अष्टाध्यायी से जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति का विवरण हमें अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। देखिए लिपि शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग भी किसमें हुआ था, अष्टाध्यायी में हुआ था। लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ था, अष्टाध्यायी में हुआ था। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िए। तो अब ये था। अब अगला लाइन है लूसेंट में। अगर आप लूसेंट का बुक लिए हैं ना, तो मेरे साथ साथ जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगला लाइन है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। देखिए गार्गी संहिता इसमें क्या बोल रहा है लूसेंट कि गार्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिषी ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसके लेखक है कात्यायन। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसके लेखक है कात्यायन। इसमें किसका उल्लेख मिलता है ज्योतिष ग्रंथ में, यानी कि गार्गी संहिता में किसका उल्लेख मिलता है, भारत पर यवन आक्रमण का, यानी कि भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख हमें गार्गी संहिता में मिलता है। उसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, गार्गी संहिता। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बनता है कि भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो गार्गी संहिता में मिलता है। अब देखिए ठीक उसके नीचे एक लाइन है लूसेंट में, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। देखिए ये था लूसेंट का लाइन। अब हम इसको देखते हैं अपने तरीके से कि पतंजलि किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और इनके महाभाष्य में शुंग वंश का इतिहास का जानकारी मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में शुंग वंश के इतिहास का जानकारी मिलता है। तो देखिए सब चीज क्लियर हो गया, यानी कि हम इसमें बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य को पढ़ाए हैं। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य, यही टॉपिक एक पैराग्राफ है लूसेंट का। अब अगले वीडियो में हम तीसरा पेज पढ़ाएंगे। तीसरा पेज यानी कि इसके बाद है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसके बाद है यानी कि बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य का बाद विदेशी साहित्यों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जैसे यूनानी रोमन लेखक और चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखक। तो हम ये अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अब इससे हम MCQs देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे जैसे पढ़े हैं ठीक वैसे वैसे MCQs भी बनाए हैं। देखिए जैसे जैसे पढ़े हैं ठीक आपको बहुत अच्छे से पूरा MCQs का आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपको आएगा। आप जैसे पढ़े हैं, जैसे पढ़ाएं, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ इसी पेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो देखिए बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें मिलती हैं, तो सबसे पहले मतलब पहला ही लाइन था जहाँ से हम स्टार्ट किए पढ़ाना, सब पहला ही लाइन था कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, जातक में। किसमें वर्णित है, जातक में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथा वस्तु है।
कथावस्तु, यानी कि हीनयान का बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। ठीक है, हम जैसे लाइन बाय लाइन लूसेंट का पढ़ाए हैं, तो वैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी दिया गया है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी दिया गया है, और ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य का जो ये लाइन है ना, ठीक उसके नीचे एक लाइन था कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो ठीक जैन साहित्य को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? तो आगम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो कल्पसूत्र से मिलती है। जो हम बुक में पढ़े हैं, ठीक उसी से क्वेश्चन दिए भी हैं। तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भगवती सूत्र में किसका वर्णन मिलता है? तो भगवती सूत्र में किसका वर्णन मिलता है? महावीर का। महावीर, जो भगवती सूत्र है ये किससे रिलेटेड था? भगवती सूत्र यहाँ पे लिखा था ना लूसेंट में कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। तो भगवती सूत्र महावीर से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक तो आपको पता ही होगा, चाणक्य हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरण, 15 यहाँ पे लिखा था ना कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य विश्वगुप्त है। 15 अधिकरण 180 प्रकरणों में विभाजित है, यानी कि इसमें 15 अधिकरण थे और 180 प्रकरण है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? किस ग्रंथ से मिलती है? अर्थशास्त्र से। तो यहाँ पे इसमें लिखा है ना, बुक में देखिए, लूसेंट का बुक देखिए ध्यान से, सिर्फ वहीं से क्वेश्चन पूछे और कहीं से भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा ना, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा, सॉरी ये क्या था? अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र। यहाँ पे लिखा है कि इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में क्रमबद्ध ऐतिहासिक लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी सही है। यानी यहाँ पे लिखा है ना कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। तो ये सब लूसेंट का ही क्वेश्चन है, और जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं, यानी कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, सिर्फ और सिर्फ जैसे लाइन बाय लाइन समझाया, वैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी दिया गया है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को आप कर लीजिए, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन किए रहेंगे ना, तो आप एग्जाम देंगे तो आपका वहाँ से क्वेश्चन फंसता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? कश्मीर से। राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का वर्णन भी किया गया है, तो ये कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कुल कितने सर्ग हैं? कुल कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं। राजतरंगिणी में कुल कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरबों की सिंध विजय वृत्तांत का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में मिलता है। यहाँ पे लिखा है ना कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है, तो लूसेंट से ही क्वेश्चन है, तो ये चचनामा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। अली अहमद, ऑप्शन सी सही होगा। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक, इसके नीचे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, ऑप्शन बी सही है। लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में लिखा है? देखिए लूसेंट के पेज नंबर 2 में ठीक राइट साइड में नोट में लिखा है कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसमें? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ठीक, ये मेरा जो 16वां संस्करण बुक है लूसेंट का, ठीक तीसरे पेज में लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, और इसमें फिर भी इसमें भारत पर होने वाली यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।
तो इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में। अगला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता किस विषय का ग्रंथ है? गार्गी संहिता किस विषय का ग्रंथ है? तो ज्योतिषी ग्रंथ है। क्या है ये? ज्योतिषी ग्रंथ। ऑप्शन सी सही है। गार्गी संहिता क्या है? ज्योतिषी ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो महाभाष्य से मिलती है। महाभाष्य से, यानी कि देखिए यहाँ पे नीचे लिखा था ना, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? हमें महाभाष्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? महाभाष्य से। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किस शासक के पुरोहित थे? तो पतंजलि किस शासक के पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो ऑप्शन सी सही है। तो ये था, यहाँ से 20 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं और जो हम बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य पढ़ाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और एग्जाम क्लियर करिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, और इसके पहले वीडियो में हम ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद पढ़ा चुके थे, जो कि उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा।